हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं रिवीजन सीरीज में लिक्विड सॉल्यूशंस की। इससे पहले हम लोगों ने हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स वाला वीडियो देख लिया है। ठीक है, अब लिक्विड सॉल्यूशन कर रहे हैं। कुछ चैप्टर फिजिकल के ले रहे हैं, कुछ ऑर्गेनिक के ले रहे हैं, कुछ इनऑर्गेनिक के। इस तरह से कर रहे हैं रिवीजन हम लोग। तो अगला चैप्टर हम लोग सोच रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन ले लें और उसके बाद फिर ऑर्गेनिक का अल्कोहल ले लें। इस तरह से हम जिगजैग करके चलें जिससे सबका सब कुछ कवर हो जाए, किसी एक बच्चे का ही नहीं सबका भला हो, है ना। तो बढ़िया से पढ़ाई तो कर ही रहे होगे, इसमें कोई दिक्कत की बात तो है नहीं, और सबको समझ में भी आ रहा होगा। देखो, लिक्विड सोल्यूशन काफ़ी इजी चैप्टर है ना। इसमें बहुत इजी सवाल आते हैं, तो इस चैप्टर को मस्ट डू करने वाला है, हमेशा इसे करना ही है। इसका सवाल आ जाए तो छोड़ने का वाला नहीं आता है। तो इस सवाल को करने वाला चैप्टर है। तो बहुत छोटा चैप्टर है, हम लोग कम समय में रिवीजन खत्म करेंगे। मुश्किल से 40 मिनट लगेगा इसे खत्म करने में, रिवाइज करने में। और क्वेश्चंस मैं पीवाईक्यू सेशन में कराऊंगा। इसमें तो बस थ्योरी पे ही हम लोग रिवाइज करने का मतलब है, मैं बहुत एम्फेसिस किसी बात पे भी नहीं करने वाला। बस धीरे धीरे सारी चीज़ें बता दूंगा तुम्हें कि ये होता है। रिवीजन का मतलब फर्स्ट टाइम व्यूअर के लिए नहीं होता यार, पहली बात तो ये मान के चलो, है ना। जो तुम ध्यान से सुन रहे हो, जो लोग पढ़ चुके हैं उन्हीं को रिवीजन होगा। रिवीजन का मतलब ही होता है रिवीजन। तो दोबारा देखना है तुम्हें। जो पहली बार देख रहे हो उसके लिए नहीं है जे। ठीक है, उसके लिए फुल लेंथ वीडियो पड़ा हुआ है निश्चय बैच का, उसे चेक करो। तो हम लोग को नोट्स और पीवाईक्यू सब लोग कहाँ पे मिल रहे हैं, वो dextercam.in पे मिल जा रहे हैं। कोर्सेज पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, वहाँ पे हमें ड्रॉप डाउन में रिवीजन वाला लिंक मिल जाएगा और वहाँ पे क्लिक करके हम सब कुछ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलो भाई सीधे सीधे बात करना शुरू करते हैं लिक्विड सोल्यूशन की। लिक्विड सोल्यूशंस में हम कहेंगे कि लिक्विड सोल्यूशन में सबसे पहले बात करेंगे सोल्यूशन की। सोल्यूशन क्या होता है? सोल्यूशन वो है जो एक होमोजेनियस मिक्सचर है, जो एक या एक से ज़्यादा, मतलब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस से मिलकर बना है, जिसकी प्रॉपर्टी यूनिफॉर्म है थ्रू आउट। तो सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन होमोजेनियस मिक्सचर है, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों से मिलकर बना होता है और जिसकी प्रॉपर्टीज कैसे होती हैं? यूनिफॉर्म होती हैं थ्रू आउट। मतलब उसमें कहीं से कहीं तक हम चेक कर ले तो प्रॉपर्टीज हमेशा कैसी आएंगी? सेम ही आएंगी। अब सॉल्यूशन में दो चीज़ होंगी, एक तो सॉल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा। तो जो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है उसे हम कहते हैं सॉल्यूट, जो ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है उसे हम कहते हैं सॉल्वेंट। ठीक। अब एक्वा सोल्यूशन में जब भी हम एक्वा सोल्यूशन लेते हैं तो वाटर को ही सॉल्वेंट लेते हैं, क्योंकि वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। और यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों है वाटर? क्योंकि उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैसा होता है? ज़्यादा होता है। देखो, कई लोग ये शिकायत है ना कि सर आप पढ़ देते हो, ज़्यादा समझाते नहीं यार। फिजिकल का जो हम लोगों ने समझाने वाला काम है, जब रिवीजन किया होता है तो ज़्यादातर चीज़ें तेज़ी से ही चलेंगी ना। मैं उतना ही समय लगा के फिर समझाऊंगा तो रिवीजन का वीडियो भी उतना ही बड़ा हो जाएगा। 4 घंटे का कोई मतलब थोड़ा ही है उसका। तो रिवीजन का मतलब है रिवीजन, जो दोबारा देख रहा है। पहली बार जो देख रहा है इस वीडियो को, प्लीज़ जाके अध्याय बैच और निश्चय बैच वाले वीडियोस देखो, वो प्लेलिस्ट चेक करो। ये तुम्हारे लिए नहीं है। ठीक है। अब हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट करें, मतलब पहली बार मेरे से नहीं, पहली बार तुम अगर कहीं से भी पढ़ रहे हो तो नहीं है। अगर तुमने कोचिंग में पढ़ा, रिवाइज करना है तो तुम्हारे लिए है। तुमने अपने आप पढ़ा है तो करने के लिए, कैसे भी तुमने पढ़ रखा है एक बार तब है। या बोर्ड्स के लिए भी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बोर्ड्स में भी आएगा। ओनली टू कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट इन अ सोल्यूशन देन इट इज कॉल्ड बाइनरी सोल्यूशन। अगर तीन कंपोनेंट होंगे तो क्या होगा? उसे हम टर्नरी सोल्यूशन कहते हैं। चार कंपोनेंट होते हैं तो उसे हम क्वाटनरी सोल्यूशन कहते हैं। जितने ज़्यादा, देखो, बाई का मतलब दो, टर का मतलब तीन, और ट्राई क्वाड का मतलब चार। तो बाइनरी सोल्यूशन जब दो कंपोनेंट होंगे, ट्राइनरी सोल्यूशन, टर्नरी सोल्यूशन जब तीन कंपोनेंट होंगे, और क्वाडनरी सोल्यूशन जब चार कंपोनेंट होंगे। सिंपल सी बात है, समझ में आनी चाहिए, किसी को भी कोई दिक्कत की नहीं बात आनी चाहिए। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट एंड फेज टाइप। तो 9 टाइप के बना सकते हैं। कैसे कैसे बना सकते हैं हम लोग? हम लोग बना सकते हैं सोल्यूशन। गैस सोल्यूशन कैसा हो? गैस इन गैस, लिक्विड इन गैस, सॉलिड इन गैस। गैस इन गैस का एग्जांपल एयर या ऑल गैसेस मिक्सचर। लिक्विड इन गैस का मतलब वाटर इन एयर, ब्रोमीन इन क्लोरीन। ठीक, ब्रोमीन इन क्लोरीन, एसिटिक एसिड इन नाइट्रोजन। सॉलिड इन गैस का मतलब जैसे नेफ्थलीन मीथेन, आयोडीन इन एयर, कैम्फर इन एयर। ठीक। फिर लिक्विड सोल्यूशन में गैस इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड और सॉलिड इन लिक्विड। लिक्विड इन लिक्विड का एग्जांपल CO2 इन वाटर, जो कोल्ड ड्रिंक्स हम लोग पीते हैं वो, HCl इन बेंजीन। लिक्विड इन लिक्विड का अल्कोहल इन वाटर, जो सबसे ज़्यादा पी जाती है। न्यू ईयर है, बिल्कुल नहीं पीना है यार। न्यू ईयर की भी बधाइयाँ तुम लोगों को। कम दिन बचे हैं, ज़्यादा पढ़ लो, है ना। आखिरी 2 दिन है, खूब जो ला के पढ़ो। सॉलिड एंड लिक्विड का एग्जांपल जैसे हम लोग शरबत बनाते हैं अपना, शुगर इन वाटर, आयोडीन इन CCl4, ठीक, और NaCl इन वाटर। गैस इन सॉलिड का एग्जांपल जो हम H2PD लिखते हैं, जो हम लोग हाइड्रोकार्बन्स में लिख रहे थे कि रिडक्शन करेंगे तो H2PD लिखेंगे। लिक्विड इन सॉलिड का मतलब मरकरी इन थैलियम, और सॉलिड इन सॉलिड का मतलब CO इन निकल, गोल्ड इन सिल्वर, या एलॉयज जो भी है वो क्या है? सॉलिड इन सॉलिड सोल्यूशन है। अब बात आती है सॉलिबिलिटी की। यहाँ से हमारा लिक्विड सोल्यूशन असली चैप्टर शुरू होता है। सॉलिबिलिटी क्या होती है? एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉलिबिलिटी ऑफ दैट टेम्परेचर। मतलब किसी भी गिवन टेम्परेचर पे जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है जो कि डिसॉल्व किया जा सकता है,
उसे हम क्या कहते हैं, सॉलिबिलिटी कहते हैं। तुमने एक कप पानी लिया, अब देखो यार एक्सपेरिमेंट करके ये टाइम मतलब मेरे को तो नहीं सूट करता है, बाकी तुम्हारी मर्जी है। तो सॉलिबिलिटी की बात समझ में आई होगी क्या, कि जब हमने क्या किया कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, एक टाइम आएगा जब तुमने मतलब पानी में नमक घोलना शुरू किया, थोड़ा डाला नमक, घोला घुल गया, थोड़ा और डाला घुल गया, थोड़ा और डाला घुल गया। एक टाइम आएगा जब वो घुलना बंद हो जाएगा, तो वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होगा दैट कैन बी डिसॉल्व इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट ए गिवन टेम्परेचर, तो हम उसे कहते हैं सॉलिबिलिटी। अब सॉलिबिलिटी के बेसिस पे सोल्यूशन जो होते हैं वो तीन तरह के हो सकते हैं। कैसे कैसे हो सकते हैं? सैचुरेटेड सोल्यूशन हो सकते हैं, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन हो सकते हैं, और सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन हो सकते हैं। सैचुरेटेड सोल्यूशन वो होते हैं जिसमें कि अब रूम टेम्परेचर पे कोई फर्दर सोल्यूट ऐड नहीं किया जा सकता। ये वही सिचुएशन है जिसे हम सॉलिबिलिटी कह रहे थे, ठीक। अनसैचुरेटेड सोल्यूशन वो है जहाँ पे अभी सॉलिबिलिटी अटेन नहीं हुई है सोल्यूशन की, और हम फर्दर सोल्यूट ऐड ऑन कर सकते हैं, तो उसे हम कहेंगे अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन का क्या मतलब होता है कि नो मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व इवन एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पे भी तुम और सोल्यूट ऐड नहीं कर सकते, तो हम उसे कहते हैं क्या, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो तीन तरह के सोल्यूशन हो गए, कौन कौन से? सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड। सिंपल सी बात है, समझ में आनी चाहिए बिल्कुल आराम से, इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। इसके सवाल तो निहायत ही सरल आते हैं, मैं कुछ क्वेश्चंस करके भी दिखा दूंगा तुम्हें लास्ट लास्ट में। बहुत ही सरल आते हैं सवाल, आसानी से हो जाएगा। द सॉलिबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूट कैन डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। कैसे, किस पे डिपेंड करेगा? नेचर ऑफ सॉल्यूट। नेचर ऑफ सॉल्यूट मतलब कि अगर पोलर सॉल्वेंट होगा तो पोलर में डिजोल्व होगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो नॉन पोलर सॉल्यूट होगा तो नॉन पोलर सॉल्वेंट चाहिए होगा, और पोलर सॉल्यूट है तो पोलर सॉल्वेंट चाहिए होगा। तो लाइक डिजोल्व लाइक है, मतलब तुम जैसे हो तुम्हें दोस्ती वैसे ही मिल जाएंगी। सिंपल बात है, तभी तुम्हारी बनेगी बात। सिंपल सी बात है, तुम जैसे हो वैसे ही तुम्हारे दोस्त होने चाहिए। अगर मान लो दोस्त अलग होगा और तुम अलग होगा तो क्या होगा? दोस्ती होगी नहीं। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का कैसा होना चाहिए? या तो पोलर हो दोनों या फिर नॉन पोलर हो, तभी वो सॉल्युबल होंगे। टेम्परेचर की बात करते हैं। टेम्परेचर, सॉलिबिलिटी ऑफ गैस पे हम कहें तो हम कहेंगे क्या, कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं गैसेस की सॉलिबिलिटी क्या होती है? कम होती जाती है। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। भाई स्टेट्स ऑफ मैटर डायरेक्टली तो हट गया सिलेबस से, लेकिन कंसेप्ट तो यूज होंगे। तो क्या होगा कि जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी सारे पार्टिकल्स की बढ़ी, क्योंकि गैस वाटर में इमिसिबल वाली गैस है जो मिसफिल नहीं है, मतलब स्लाइटली इसकी सॉलिबिलिटी बहुत कम है, तो क्या करेगा वो? वाटर के साथ कोई बॉन्ड तो बना नहीं रहा। तो क्या होगा कि उन गैस पार्टिकल्स की भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो वो वाटर के सरफेस को छोड़ के सबसे पहले चले जाएंगे, तो सॉलिबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज कर जाएगी एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर। और यही वजह है कि हॉट वाटर रिसोर्सेज जो रिजर्वायर्स हैं, हॉट रिजर्वायर्स हैं, वहाँ पे कोई एक्वेटिक लाइफ नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन कंटेंट नहीं होता, जबकि मछलियाँ ठंडे पानी में आसानी से रहती हैं। कोई ये पूछे कि ठंडे पानी मछलियाँ क्यों नहीं होती, तो क्योंकि उबल जाएंगी? नहीं, उबल नहीं जाएंगी, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन ही नहीं है, इसलिए वहाँ पे वो लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। एल्गी वगैरह भी नहीं होते। लेकिन जो कोल्ड वाटर रिजर्व्स हैं वहाँ पे, क्योंकि टेम्परेचर कम होता है तो ऑक्सीजन कंटेंट बढ़ जाता है, और ऑक्सीजन कंटेंट बढ़ने से क्या होता है? सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। ठीक है, तो मतलब गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी तो एक्वेटिक लाइफ भी सर्वाइव कर पाएगी आसानी से। ठीक। इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी ऑन सॉलिड और लिक्विड। सॉलिड और लिक्विड के लिए तो क्या हुआ? टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। सिंपल सी बात है, तुम प्रैक्टिकल करके देख सकते हो। अब प्रेशर की बात करते हैं। फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पजेज द एक्सटर्नल प्रेशर हैज नो इन्फ्लुएंस ऑन द सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। सॉलिड और लिक्विड की सॉलिबिलिटी पे प्रेशर का कोई खास फर्क ऑब्जर्व नहीं किया जाता है। रीजन बीइंग क्योंकि वो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ही, लाइक डिजॉल्व लाइक कॉन्सेप्ट से ही डिजॉल्व होंगे, या टेम्परेचर के हिसाब से डिजॉल्व होंगे। प्रेशर का उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन गैसेस की सॉलिबिलिटी जो होती है वो प्रेशर पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होती है। गैसेस की सॉलिबिलिटी प्रेशर पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होती है, जिसे एक्सप्लेन पहली बार किया हेनरी ने। हेनरी ने क्या कहा? हेनरी ने कहा द मास ऑफ द गैस dissolved per unit volume of a solvent is proportional to the pressure of the gas in equilibrium with the solution at constant temperature. तो हेनरी क्या कह रहा है कि मास ऑफ द गैस डिजोल्व पर यूनिट वॉल्यूम के, अगर हम मान लो 1 लीटर पानी ले लें तो उसमें जो गैस डिजोल्व होगी उसका मास जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर ऑफ द गैस के। ठीक है, जितना ज़्यादा प्रेशर उतना ज़्यादा मास हम डिजोल्व कर सकते हैं। तो सिंपल बात है कि अगर हम सिलेंडर से गैस डालेंगे या फूक मार के, सिलेंडर से CO2 डालो पानी में और तुम फूक मार के डालो, किससे ज़्यादा जाएगी? सिलेंडर जाएगी, क्योंकि उसका प्रेशर ज़्यादा है। तो M is directly proportional to P आ गया, where M is the mass of gas and P is the proportionality constant that depends upon the nature of the gas and temperature। ठीक है, तो M is equals to KP हो गया। लेकिन ये इक्वेशन हम लोग जनरली यूज़ नहीं करते हैं। हम लोग यूज़ कौन सी करते हैं? मोस्ट कॉमनली यूज स्टेटमेंट फॉर
हेनरी लॉ का जो मोस्ट कॉमन स्टेटमेंट है वो मास के टर्म में हम लोग कभी डील नहीं करेंगे, मोल्स के टर्म में डील करेंगे, और मोल्स के टर्म में डील करने से बेहतर है हम किस में डील कर लें, मोल फ्रैक्शन के टर्म में डील कर लें। ठीक है ना, कि मोल फ्रैक्शन के बारे में बात करें तो मोल फ्रैक्शन के बारे में क्या कहेगा, द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज, जो पार्शियल प्रेशर है गैस का वेपर फेज में, इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सोल्यूशन। मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन सोल्यूशन और पार्शियल प्रेशर इन द वेपर फेज दोनों कैसे होंगे, प्रोपोर्शनलिटी में होंगे, कि जितना प्रेशर ज़्यादा होगा, वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, उतना मोल फ्रैक्शन भी ज़्यादा होगा। सिंपल बात है, उसी बात को दूसरे तरीके से लिखने का तरीका, तो पी इज प्रोपोर्शनल टू एक्स लिख दिया या जाई लिख दिया, पी क्या हो गया, पार्शियल प्रेशर हो गया, एक्स क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन सोल्यूशन हो गया। तो इसमें हमने क्या लिखा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को के एच लिखा, के एच इज कॉल्ड हेनरीज कांस्टेंट। ठीक, अब P इज इक्वल टू के एच इंटू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। तो एन ए क्या है हमारा, एन ए हमारा क्या है, सोल्यूट है, और एन ए क्या है हमारा, सॉल्वेंट है, और एन बी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है। तो एन बी अपॉन एन बी जो होगा वो डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए कैसा होगा, बहुत कम होगा। तो हम लिख सकते हैं P इज इक्वल टू के एच इंटू एन बी अपॉन एन ए लिख सकते हैं। ठीक है सर। अब वैल्यू ऑफ के एच डिपेंड किस पे करेगी, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये पेपर में पूछी जा सकती है सीधे सीधे, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये पेपर में सीधे सीधे पूछी जा सकती है, तो इसका ध्यान रखेंगे कि के एच की वैल्यू डिपेंड करती है नेचर ऑफ द गैस पे, सीधे सीधे नेचर ऑफ द गैस पे डिपेंड करेगी। द हायर द वैल्यू ऑफ के एच एट ए गिवन प्रेशर, लोअर विल बी द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन लिक्विड। जितना प्रेशर ज़्यादा होगा, के एच की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी एट ए गिवन प्रेशर, उतनी मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मोल फ्रैक्शन कम होने से क्या होगा, सॉल्युबिलिटी भी कम हो जाएगी। सिंपल सी बात है, अगर तुम ध्यान से देखो तो अगर के एच ज़्यादा हुआ, पी कांस्टेंट है, के एच ज़्यादा हुआ ऐसे लिख लेते हैं, के एच कैसा हाई किया, ये कैसा है कांस्टेंट है, तो इसे क्या होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा, तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। सिंपल सी बात। तो अगर हम ग्राफ प्लॉट कर लें तो जो के एच है वो किसके बराबर आएगा, टेन थीटा यानी स्लोप के बराबर आ जाएगा, और एक्स्ट्रापोलेट करके हमें बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जीरो पे टेंड नहीं करेगा, मोल फ्रैक्शन जीरो नहीं हो सकता। लिमिटेशंस ऑफ हेनरी लॉ की बात करें, लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ की प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर प्रेशर बहुत ज़्यादा हुआ तो हेनरी लॉ काम ही नहीं कर पाएगा, फिर तो प्रेशर गवर्न करेगा रिएक्शन को, हेनरी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, के एच से कोई फायदा नहीं होगा। टेम्परेचर शुड नॉट बी टू लो, अगर टेम्परेचर बहुत कम कर दिया तो फिर टेम्परेचर यानी काइनेटिक एनर्जी ही इतनी कम हो जाएगी जिससे गैस पार्टिकल्स क्या करेंगे, अपने आप आके सेटल डाउन हो जाएंगे और तुम्हें लगेगा कि डिजॉल्व हो गए। अगर मान लो हम टेम्परेचर कम करते हैं तो गैस की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, धीरे 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 कम होती जाएगी, और धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी अगर कम होगी, अगर धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो क्या होगा, वो सोल्यूशन के ऊपर सेटल डाउन होने लगेंगे या अपने आप मिक्स होने लगेंगे। राउल्ट का उसका कोई मतलब हेनरी का उसका कोई लेना देना नहीं होगा। अब गैस को सोल्यूशन में ना तो एसोसिएट करना चाहिए ना डिसोसिएट करना चाहिए, मतलब ना रिएक्ट करना चाहिए। अगर एसोसिएट डिसोसिएट या रिएक्ट कर गई तो फिर हेनरीज लॉ काम नहीं करेगा, क्योंकि फिर जब रिएक्शन होगी तो वो एक्सोथर्मिसिटी की वजह से काम होने लगेगा और हेनरी लॉ काम नहीं करेगा। ठीक, जैसे ऑक्सीजन और को वाटर में डालो तो हेनरी लॉ काम करेगा, लेकिन अमोनिया को वाटर में डालने से NH4OH बन जाता है, रिएक्शन हो रही है, इसलिए हेनरी लॉ को वो फॉलो नहीं करता है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन भी आता है पेपर में कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल फॉलो हेनरी लॉ। तो तुम्हें ये देखना है कौन सी गैस वाटर के साथ रिएक्ट करती है और कौन सी रिएक्ट नहीं करती है। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गई होगी, यहाँ तक तो क्लियर है, बढ़िया से चल रहा है। अब क्योंकि हम लोग हेनरी लॉ लगा रहे हैं उन गैसेस के लिए जो आपस में रिएक्ट नहीं, मतलब जो वाटर में कैसे बिहेव कर रही हैं, आइडियली बिहेव कर रही हैं, रिएक्ट नहीं कर रही हैं, तो हम क्या करेंगे कि हर गैस अपने ओन पार्शियल प्रेशर के फॉर्म में ही डिजोल्व होगी, किसी दूसरे से मतलब नहीं होगा, और हम हर गैस पे अलग अलग हेनरी लॉ लगा सकते हैं। तो व्हेन अ मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ गैसेस इज ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद अ सॉल्वेंट, ईच कंपोनेंट विल डिजोल्व इक्वल टू इट्स इन प्रोपोर्शन टू इट्स ओन पार्शियल प्रेशर। क्योंकि नॉन रिएक्टिंग गैसेस की बात हो रही है तो गैसेस रिएक्ट कर सकती होंगी, लेकिन अभी फिलहाल के लिए नॉन रिएक्टिंग गैसेस की बात हो रही है तो वो कैसे बिहेव करेंगी, आइडियली बिहेव करेंगी, तो जिसका जितना पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा उसका उतना मोल फ्रैक्शन भी ज़्यादा होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम हेनरीज लॉ अप्लाई कर सकते हैं हर गैस पे इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अदर गैस, मतलब दूसरी गैस प्रेजेंट होने के साथ हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक गैस पे हम हेनरी लॉ लगा सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू दूसरी गैस से, हमें कोई चिंता करने की बात नहीं है। ठीक, अब बात करते हैं इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड के। इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड की क्या होगा, जब एवरेज एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इन लिक्विड इज गवर्न बाय टेम्परेचर है। तो हम सब लोग जानते हैं कि जो भी काइनेटिक जो भी एनर्जी है वो टेम्परेचर पर डिपेंडेंट है, और मेनली कैसी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक,
तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो कुछ पार्टिकल ऐसे होंगे जिनकी एनर्जी इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि वो लिक्विड के सरफेस को छोड़ के, मतलब जो हाइड्रोजन बॉन्ड वगैरह है या जो भी बॉन्ड था उसमें कोहेसिव फोर्सेस या रिडक्शन फोर्सेस थे, उन्हें छोड़ के क्या करेंगे, स्केप कर जाएंगे। लिक्विड को छोड़ के कहाँ चले जाएंगे, एयर में चले जाएंगे, हवा में चले जाएंगे। तो हम क्या कहेंगे कि इतने टेम्परेचर देने से ये काम किया जा सकता है कि क्या होगा, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वेपरेशन में क्या होता है कि धीरे धीरे सरफेस पार्टिकल्स की एनर्जी जो होती है वो बढ़ जाती है, बढ़ते बढ़ते क्या होता है, सरफेस एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी लेके ऊपर चले जाते हैं। तो इवेपरेशन जो होता है वो हर टेम्परेचर पे होता है, सरफेस फिनोमेना है, इसीलिए वाटर इवेपरेट कर रहा है। जो सन की वजह से नदियों का पानी इवेपरेट करता है, बॉयल नहीं करता। कई लोगों को दिक्कत होती है बॉइलिंग की, कि बॉयल नहीं करता, क्या करता है, इवेपरेट करता है। बॉइलिंग कैसे होता है, बल्क होता है। जब बॉयल करते कोई चीज़ को गर्म करना पड़ता है तो उसे पूरे बल्क फिनोमेना है। बल्क फिनोमेना में क्या होता है कि नीचे से तुमने गैस जलाई, मतलब गैस जलाई का मतलब क्या, तुमने फ्लेम दी, उसे फ्लेम दी तो क्या होगा, जो लास्ट वाला पार्टिकल होगा सबसे पहले हीटअप होगा, ऊपर वाला भी माहौल ठंडा होगा। तो जैसे ही वो पार्टिकल गर्म होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, वो दौड़ के ऊपर चला जाएगा। जैसे ही वो दौड़ के ऊपर जाएगा तो ऊपर वाले पार्टिकल को नीचे आना पड़ेगा, क्योंकि स्पेस तो खाली छोड़ नहीं सकते। तो ये प्रोग्राम बार बार चलता रहेगा, ऐसे ऐसे करके सारे पार्टिकल एक दूसरे से टकरा टकरा के क्या करेंगे, या अपनी पोजीशन चेंज कर करके क्या करेंगे, पूरे पानी को गर्म कर देंगे बल्क। उसके बाद बॉइलिंग शुरू होगी। इवेपरेशन हर टेम्परेचर पे हो रहा था, लेकिन बॉइलिंग एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। और बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन अभी हम लोग आगे देखेंगे। वेपर प्रेशर क्या होता है, वेपर प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर व्हेन देयर एग्जिस्ट एन इक्विलिब्रियम बिटवीन द लिक्विड फेज एंड द वेपर फेज। जब मान लो कंटेनर रखा हम लोगों ने, उससे क्या हुआ, उससे हुआ ये कि लिक्विड से गैस बन रही थी और गैस से फिर से लिक्विड बन रही थी, क्योंकि क्लोज कंटेनर इक्विलिब्रियम की बात होनी। तो रेट ऑफ इवेपरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन जब बराबर हो जाएगा, जब रेट ऑफ इवेपरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। भाई बात समझने की कोशिश करो, जब रेट ऑफ इवेपरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन बराबर हो जाएगा तो उस टाइम पे जो वेपर्स बचेंगे उनके प्रेशर को हम वेपर प्रेशर कहते हैं। सिंपली नहीं है, सिंपल हम ये नहीं कह सकते कि वेपर प्रेशर क्या होता है, अरे इधर वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर तो वेपर ने जो प्रेशर लगाया वो प्रेशर है। अरे नहीं भाई, वेपर प्रेशर वो प्रेशर है जो इक्विलिब्रियम पे वेपर्स ने लगाया, वो प्रेशर को हम वेपर प्रेशर कहते हैं। और इक्विलिब्रियम किसके किसके बीच में है, रेट ऑफ इवेपरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन जब सेम हो जाएगा तो इक्विलिब्रियम अचीव होगा। ठीक, अब बात करते हैं राउल्ट लॉ की। राउल्ट लॉ क्या है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी वोलेटाइल कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन एट एनी टेम्परेचर is equal to the vapor pressure of pure component multiplied by the mole fraction of that component in the solution। ये लाइन बिल्कुल ऐसे ही इसलिए पढ़ दी क्योंकि इन्हें इन्वर्टेड कॉमा में करके हम लोग पेपर में यूज भी कर सकते हैं, बोर्ड में लिखने के काम आएगी ये। क्या है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी वोलेटाइल कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन एट एनी टेम्परेचर इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाय द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। ठीक, अब हमने मान लिया क्या कि हमारे पास कैसा सोल्यूशन है, बाइनरी सोल्यूशन है, जिसमें क्या है, एन ए मोल्स किसके हैं, ए के, और एन बी मोल्स किसके हैं, बी के। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना हो जाएगा, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी हो जाएगा एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। तो मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता है, 1। तो एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब राउल्ट लॉ क्या कह रहा है, जो पार्शियल प्रेशर है वो किसके बराबर है, मोल फ्रैक्शन इनटू प्योर कंपोनेंट के वेपर प्रेशर के मल्टीप्लिकेशन के बराबर है। तो पी ए की वैल्यू हो गई एक्स ए पी ए नॉट, और पी बी की वैल्यू हो गई एक्स बी पी बी नॉट, वेयर पी ए नॉट एंड पी बी नॉट आर द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट्स। ठीक, तो अब क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं कि वेपर प्रेशर जो होगा वो एक दूसरे से कोई बात तो कर नहीं रहा है, सारी गैसेस कैसे बिहेव कर रही है, आइडियली बिहेव कर रही है। तो डॉल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर लगा सकते हैं। डॉल्टन लॉ क्या कहता है, पी टी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। दोनों की वैल्यू रख दी, पी ए नॉट एक्स ए पी ए नॉट प्लस एक्स पी पी बी नॉट। तो पी टी की वैल्यू आ गई एक्स ए नॉट, और एक्स बी को हमने कहाँ से लिख दिया, एक्स बी की वैल्यू हम यहाँ से लिख सकते हैं ना कि एक्स ए नॉट एक्स ए प्लस एक्स बी किसके बराबर था, 1 के बराबर। तो एक्स बी की वैल्यू कितनी आ गई, 1 माइनस एक्स ए के बराबर आ गई। वो उठा के यहाँ पे पुट कर दी। ठीक, फिर कॉमन कॉमन ले लिया तो पी टी की वैल्यू आ गई पी वी नॉट प्लस पी ए नॉट माइनस पी वी नॉट इंटू एक्स ए। अब तुम एक्स ए को चेंज करना चाहो तो एक्स ए को भी चेंज कर सकते हो, वो एक्स वी के टर्म में आ जाएगा। राउल्ट लॉ इज एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ आइडियल सोल्यूशन। ये बात ध्यान रखने की और बहुत जरूरी बात है कि राउल्ट लॉ केवल किसके लिए एप्लीकेबल है, आइडियल सोल्यूशंस के लिए ही एप्लीकेबल है। आइडियल सोल्यूशन क्या होता है, अब जैसे आइडियल गैसेस थी, अगर तुम्हें याद आ रहा हो, क्योंकि तुम लोगों ने तो स्टेट्स ऑफ मैटर सबने पढ़ा ही है, क्योंकि सिलेबस तो अभी कम हुआ है, सबने पढ़ा है कि आइडियल गैसेस कौन सी थी, जो आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो करती थी। और आइडियल गैस इक्वेशन कौन फॉलो करता था, आइडियल गैसेस, यानी वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। वैसे ही आइडियल सोल्यूशन के साथ है कि आइडियल सोल्यूशन वो सोल्यूशंस हैं जो राउल्ट लॉ फॉलो करते हैं हर कंसंट्रेशन और हर टेम्परेचर पे, उन्हें हम क्या कहेंगे, आइडियल सोल्यूशन कहेंगे। जो हर कॉन्सेंट्रेशन और हर टेम्परेचर पे क्या करें, राउल्ट लॉ फॉलो करें, उन्हें हम क्या कहेंगे, आइडियल सोल्यूशन। और
राउल्ट लॉ कौन फॉलो करता है? राउल्ट लॉ आइडियल सोल्यूशन फॉलो करता है, ठीक है। तो बिल्कुल ये बिल्कुल वही बात है जैसे आइडियल गैस के लिए थी। अब आइडियल सोल्यूशन एट मॉलिकुलर लेवल अगर हम देखें, मॉलिकुलर लेवल में हमने मान लिया कि Na और Nb मोल्स है हमारे पास इसके, ठीक है। तो बाइनरी सोल्यूशन है तो उसमें कितने तरह के फोर्सेस एग्जिस्ट कर रहे होंगे? 3 तरह के। ए के बीच में कर रहा होगा कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स कौन सा होता है? जो सेम टाइप के पार्टिकल में लगता है उन्हें हम कोहेसिव कहते हैं, और जो डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स लगता है उसे हम कहते हैं एडहेसिव फोर्स। अब एडहेसिव और कोहेसिव से अंतर कैसे करेंगे? तो कोहेसिव फोर्सेस में तुम देखो जो फेविकोल या फिर जो फेविक्विक वगैरह है, ये क्या है? एडहेसिव है, कोहेसिव नहीं है। तो ए टाइप के फोर्स होंगे, ए बी टाइप के फोर्स होंगे और बी बी टाइप के फोर्स होंगे। तो फॉर आइडियल सोल्यूशन क्या होगा? एडहेसिव फोर्सेस जो होंगे वो किसके बराबर होंगे? कोहेसिव फोर्सेस के बराबर होंगे। एडहेसिव फोर्सेस किसके बराबर होंगे? कोहेसिव फोर्सेस के बराबर होंगे। तो इसके एग्जांपल्स हम लोग याद रखेंगे, कभी नहीं भूलेंगे, ये सीधे सीधे पेपर में पूछे जाते हैं। जैसे कि एन हेक्सेन और एन हेप्टेन क्या बनाएंगे? आइडियल सोल्यूशन। एन ब्यूटाइल क्लोराइड और एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड आइडियल बनाएंगे। बेंजीन और टोलुइन CCl4 और SiCl4 और क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन, ये क्या बनाएंगे? ये आइडियल सोल्यूशंस बना देंगे, ठीक है। अब राउल्ट लॉ का अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो XaPA0 का बनाएंगे तो ये बेसिकली ओरिजिन से स्टार्ट होने वाली एक लाइन होगी जो कैसे चलेगी? स्ट्रेट लाइन है, y = mx का ग्राफ बन जाएगा, xb का भी बन जाएगा। अब इन दोनों ग्राफ को क्या करें? अगर हम एक साथ बनाने की कोशिश करें तो कुछ ग्राफ ऐसा बन के आएगा। कैसा बन जाएगा ग्राफ? कि हमने मान लिया कि एक तरफ हमने लिख लिया XA को क्या ले लिया? XA को 1 ले लिया और XB को कितना ले लिया? 0। और दूसरी तरफ ले लिया XB को 1 ले लिया और XA को क्या ले लिया? 0। ठीक, बात समझ में आई? तो ये बना दी लाइन XB वाली, जैसे जैसे XB बढ़ रहा है स्ट्रेट लाइन बनी, और इधर से बना दी XA वाली लाइन, XaPA0 की, और ये बना दी XbPB0 की लाइन, ठीक। जब XA बनता है XB 0 था तो ये जो पार्शियल प्रेशर आ रहा होगा वेपर प्रेशर वो किसके बराबर आ रहा होगा? PA0 के बराबर। और ये किसके बराबर आ रहा होगा? PB0 के बराबर आ रहा होगा। सिंपल बात है। दोनों लाइनों कट कर, अब 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन तुम्हें लिखनी आती तो ये लिख दोगे तो P टोटल की वैल्यू आ जाएगी Pt = XaPA0 प्लस XbPB0, ठीक। अब इतनी बात तो क्लियर है। अब हम क्या करें? अब हम यहाँ पे एक लाइन बना लेते हैं इसे, ठीक। इस पॉइंट का नाम D रख लिया, इसका नाम रख लिया B, इसका नाम क्या रख लिया? B, और इसका नाम रख लिया C, और इसका नाम रख लिया A, ठीक। तुम्हें एक रिलेशन बताना है कि जो AD है वो किसके बराबर है। तुम्हें क्या बताना है कि AD किसके बराबर है। तो ऐसे क्वेश्चन को देखो कैसे करेंगे। ये जो यहाँ से यहाँ तक की लाइन है ये बेसिकली PA बता रही है, और यहाँ से यहाँ तक की लाइन क्या बता रही है? PB बता रही है। और AD क्या बता रही है? ADP टोटल बता रही है। तो सिंपल हम लिख सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ AD विल बी इक्वल्स टू, हमें निकालनी थी AD रिप्रेजेंट द टोटल प्रेशर एट द गिवन कंपोजिशन। तो PT किसके बराबर है? AD के बराबर, विच इज इक्वल्स टू XaPA0 प्लस XbPB0। तो XaPA0 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? XaPA0 की वैल्यू आ जाएगी किसके बराबर? ओहो, ये पॉइंट गलत बना दी मैंने, अरे शिट। ये पॉइंट यहाँ पे ऐसे लिख लो, इसका पॉइंट B लिख लो क्योंकि ये B है और ये C इससे हासिल किया था, ठीक। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? CD और BD के बराबर हो जाएगा। कई लोग इसमें गड़बड़ ये करते हैं और सवाल में कि इसे लिख देते हैं AB प्लस BC। अरे सवाल को मैथमेटिकली इंटरप्रेट नहीं करना है, इंटरप्रेट करना है केमिकली। तो इस सवाल ग्राफ को पढ़ना आना चाहिए। फिर से देख लो एक बारी कि अगर हमें AD की वैल्यू बतानी हो, AD क्या है? AD हमारा P टोटल है, तो वो किसके बराबर होगा? BD और CD के सम के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि वो XaPA0 और XbPB0 के सम के बराबर है P टोटल, इसलिए, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखेंगे हम लोग। अब बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ राउल्ट लॉ की। लिमिटेशंस ऑफ राउल्ट लॉ क्या है? लिमिटेशंस ऑफ राउल्ट लॉ में राउल्ट लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर आइडियल सॉल्यूशंस। ये तो बात मैंने पहले कही थी कि आइडियल सॉल्यूशंस को ही डिफाइन करने के लिए राउल्ट लॉ लिखा गया, और आइडियल सोल्यूशन वो है जो राउल्ट लॉ फॉलो करते हैं, और राउल्ट लॉ का कौन से सोल्यूशन फॉलो करते हैं उन्हें हम आइडियल सोल्यूशन कहते हैं। अब आइडियल सोल्यूशन है तो उसे एसोसिएट, डिसोसिएट और केमिकल रिएक्शन तो नहीं ही करनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने ये बात लिख दी है जिससे तुम्हें ये याद रहे कि इट इज नॉट वैलिड इफ द सोल्यूशन एसोसिएट और डिसोसिएट और अंडरगो एनी केमिकल और रिएक्शन विद सॉल्वेंट। तो ये सब करने पे नहीं होगा।
टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस की बात करें, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन कैसे होते हैं, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल आइडियल सॉल्यूशन के बारे में तो काफी चर्चा हो चुकी है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में बात करें तो सॉल्यूशंस विद पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ और सॉल्यूशंस ऑफ नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्ट लॉ। ठीक, अब ये इंपॉर्टेंट बात है, इसे भाई ध्यान रखेंगे क्योंकि पेपर में डायरेक्ट सवाल इससे आ जाता है। इट शुड फॉलो, आइडियल सॉल्यूशन किसे कहेंगे कि इट शुड फॉलो राउल्ट लॉ फॉर ऑल कंपोजिशन, सारे कंपोजिशन के लिए राउल्ट लॉ फॉलो करना चाहिए। कोहेसिव और एडहेसिव फोर्सेस कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। डेल्टा एच मिक्सिंग यानी कि इंथैल्पी जो निकल रही है, दो लिक्विड्स को मिलाने पे इंथैल्पी रिलीज होगी, ठीक है, वो हमें फील नहीं होती लेकिन होती है, एनर्जी चेंज तो आएगी। तो हीट शुड नॉट नाइदर बी एब्जॉर्ब नॉर रिलीज्ड, तो हीट नहीं निकलनी चाहिए। डेल्टा वी मिक्सिंग मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, वो भी जीरो होना चाहिए। डेल्टा जी मिक्सिंग हमेशा कैसा होना चाहिए, लेस देन जीरो, क्योंकि प्रोसेस कैसा है, स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग इज एन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, तो डेल्टा जी हमेशा कैसा आएगा, नेगेटिव। और जब भी दो चीज़ों को मिलाओगे तो एंट्रोपी क्या होगी, बढ़ जाएगी, तो डेल्टा एस मिक्सिंग कैसा आ जाएगा, ग्रेटर देन जीरो। इस छोटी सी बात पे सवाल बन जाता है सीधा सीधा। ठीक, अब नॉन आइडियल सोल्यूशन की बात करें, नॉन आइडियल सोल्यूशन जो राउल्ट लॉ फॉलो नहीं करते उनके लिए डेल्टा एच मिक्सिंग ग्रेटर देन मतलब इक्वल टू जीरो नहीं होगा, डेल्टा वी मिक्सिंग इक्वल टू जीरो नहीं होगा। सोल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन क्या होगा, पॉजिटिव डेविएशन का मतलब है कि जो राउल्ट लॉ से पॉजिटिव डेविएट करें, मतलब थ्योरेटिकल वैल्यू से ज्यादा वेपर प्रेशर दे दें, किससे, राउल्ट लॉ से जितना थ्योरेटिकल वेपर प्रेशर आ रहा है उससे ज्यादा वेपर प्रेशर आ जाए, तो एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर ग्रेटर देन थ्योरेटिकल वेपर प्रेशर, तो डेल्टा वी मिक्सिंग क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा एच मिक्सिंग ग्रेटर देन जीरो, एस ग्रेटर देन जीरो, और डेल्टा जी मिक्सिंग हमेशा लेस देन जीरो होगा। देखो, अगर पॉजिटिव डेविएशन है तो सब कुछ पॉजिटिव होगा डेल्टा जी को छोड़ के, ठीक, और कोहेसिव फोर्सेस ज्यादा होंगे किससे, एडहेसिव फोर्सेस से। क्यों, क्योंकि वो आपस में ही बात कर रहे होंगे, कोई दूसरे से बात करने की कोशिश नहीं करेगा। सिंपल बात है, ए से बात करेगा, बी से बात नहीं करेगा, तो उसमें कोहेसिव फोर्सेस कैसे होंगे, स्ट्रांग होंगे एडहेसिव फोर्सेस से। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर क्या होगा, कम आ जाएगा थ्योरेटिकल वेपर प्रेशर से। इस बात पे भी सवाल बन जाता है। तो बेंजीन, इथाइल अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म, इथेनॉल, वाटर, इथेनॉल, CH2 एसीटोन, बेंजीन, CCl4, ये सारे कैसे हैं, ये नॉन आइडियल सोल्यूशन है विद पॉजिटिव डेविएशन। इनके एग्जांपल्स भी हम याद रखेंगे, रिमेंबर दिस, है ना, इसे लिख देते हैं रिमेंबर दिस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब नेगेटिव डेविएशन है तो सब कुछ क्या होगा, लेस देन जीरो होगा। एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर कम आ रहा होगा थ्योरेटिकल से, डेल्टा एच मिक्सिंग लेस देन जीरो, डेल्टा वी मिक्सिंग लेस देन जीरो, डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो होगा और डेल्टा जी लेस देन होगा, क्योंकि मिक्सिंग के लिए डेल्टा एस एंट्रोपी हमेशा बढ़ेगी। और कोहेसिव फोर्सेस कैसे होंगे, कम होंगे, किससे, एडहेसिव फोर्सेस से। कोहेसिव फोर्सेस कैसे होंगे, कम होंगे, किससे, एडहेसिव फोर्सेस से। ठीक है, और बॉइलिंग पॉइंट एक्सपेरिमेंटल ज़्यादा आ रहा होगा, तो इसे एसीटोन, इसे भी रिमेंबर रखना है। क्लोरोफॉर्म और एसीटोन, क्लोरोफॉर्म और इथाइल ईथर, क्लोरोफॉर्म और बेंजीन, क्लोरो वाटर और HCl एसिटिक एसिड pyridine। देखो तो इसमें क्या होगा कि जिसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, जो ज़्यादा पोलर है, उन डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ज़्यादा होंगे तो दूसरे से ही बातचीत कर पाएंगे, वैसे सवाल है। ठीक है ना, अगर पॉजिटिव डेविएशन होगा तो क्या होगा, जो डॉट डॉट वाली लाइन है वो कैसी है, राउल्ट लॉ के लिए, और जो ऊपर सॉलिड लाइन है वो पॉजिटिव डेविएशन दिखा रही, तो पैराबोलिक बन जाएगा कर्व, है ना। और नेगेटिव डेविएशन है तो डाउनवर्ड पैराबोला होगा, ओपनिंग अपवर्ड होगा, उसमें ओपनिंग डाउनवर्ड है। ठीक है, तो इफ अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा, अगर एक कंपोनेंट पॉजिटिव डेविएशन या नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है किसी भी बाइनरी सोल्यूशन का, अगर एक कंपोनेंट क्या कर रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है, तो सारे कंपोनेंट क्या करेंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव डेविएशन ही शो करेंगे। मतलब अगर कोई एक पॉजिटिव कर रहा है तो सारे पॉजिटिव करेंगे, और एक नेगेटिव कर रहा है तो सारे नेगेटिव करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि एक कंपोनेंट पॉजिटिव डेविएशन शो करे और दूसरा नेगेटिव डेविएशन शो करे, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, अब कैलकुलेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इन वेपर फेज। तो हमने क्या किया, अभी तक हम लोग जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे सोल्यूशन फेज की। तो हमने मान लिया कि ए और बी थे, इसके जो वेपर प्रेशर है वो क्या है, प्योर कंपोनेंट्स के PA नॉट और PB नॉट है, तो ये XA और XB आ गया। ठीक, मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज। ठीक, इसमें तो कोई तकलीफ की बात नहीं है, ये दोनों इस तरह से आ गए। अब हमने मान लिया कि जो वेपर फेज में बन रहे हैं, जो वेपर फेज में बन रहा है वो क्या बन रहा है, वो मोल फ्रैक्शन जो उनका आ रहा है ए और बी का, वो YA और YB आ रहा है। ठीक, कितना आ रहा है, YA और YB आ रहा है। अब XA और XB किस में है, एक्वस फेज में, और YA और YB किस में है, YA और YB किस में है, वेपर फेज में। ठीक है,
तो फ्रॉम डॉट लॉ क्या लिख सकते हैं, पी टी इज इक्वल टू एक्स ए पी ए नॉट प्लस एक्स पी वी नॉट। और फ्रॉम डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या लिख सकते हैं, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कहता है कि पी ए इज इक्वल टू वाई ए इंटू पी टी, भाई मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर कहता है वेपर फेज में, तो हमने वाई ए क्या मान लिया, मोल फ्रैक्शन। तो वाई ए की वैल्यू होगी किसके बराबर, एक्स ए पी ए नॉट अपॉन एक्स ए पी ए नॉट प्लस एक्स पी पी वी नॉट, और ऐसे वाई बी की वैल्यू आ गई एक्स पी पी वी नॉट अपॉन एक्स ए पी ए नॉट प्लस एक्स पी पी वी नॉट। अब जैसे ये क्वेश्चन आया एक, ये सवाल है क्या कर रहा है, ऑन मिक्सिंग 10 ml ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड बेंजीन। अब CCl4 और बेंजीन कैसे सोल्यूशन थे, जरा देख लो ऊपर। CCl4 और बेंजीन का एग्जाम्पल हमने लिखा था क्या, CCl4 और बेंजीन, देखो इसमें तो नहीं है तो इसमें होगा, होगा जरूर। CCl4 और बेंजीन कैसे थे, पॉजिटिव डेविएशन वाले थे, ठीक है ना। CCl4 और बेंजीन कैसे थे, पॉजिटिव डेविएशन, तो तुम्हें याद रखने पड़ेंगे तभी फायदा होगा। तो CCl4 और बेंजीन कैसे हैं, पॉजिटिव डेविएशन वाले हैं। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन क्या होगा, दोनों का 10-10 है, तो पॉजिटिव डेविएशन तो डेल्टा वी मिक्सिंग कैसा आएगा, ग्रेटर देन जीरो आएगा, ग्रेटर देन जीरो आएगा यानी क्या आएगा, ग्रेटर देन 20 आ जाएगा, तो सीधा आंसर लगा दिया। अदरवाइज अगर तुम्हें ये बात नहीं क्लिक कर रही है पेपर में बैठ के कि ये हमारा पॉजिटिव डेविएशन सोल्यूशन का एग्जाम्पल है, तो तुम ये सवाल को लगा ही नहीं पाओगे, बड़ी दिक्कत में आ जाओगे। अगला सवाल देख लेते हैं, क्या करा है, एट 323 केल्विन द वेपर प्रेशर ऑफ इन मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी ऑफ अ मेथनॉल इथेनॉल सॉल्यूशन इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस। इफ एक्स इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल देन द वैल्यू लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एक्स ए टेंस टू 1 पी ए नॉट इज, ठीक है। तो इसे हम पी टोटल को क्या लिख सकते हैं, पी टोटल को लिख सकते हैं एक्स ए पी ए नॉट प्लस एक्स बी पी वी नॉट, ठीक है। अब इसमें इसे फॉर्म में चेंज करना है तो एक्स ए को तो रखना ही है हमें, पी ए नॉट इसे लिख लेते हैं 1 माइनस एक्स ए पी ए नॉट, तो हो जाएगा पी वी नॉट प्लस एक्स ए माइनस एक्स बी, सॉरी पी ए नॉट माइनस पी वी नॉट टाइम्स एक्स ए। अब इसे कंपेयर कर लो इससे, क्या होगी, पी इज इक्वल टू 140 इधर लिख देते हैं, 140 प्लस 120 टाइम्स एक्स ए, 120 टाइम्स एक्स ए, बिल्कुल वैसे ही कंपेयर कर लोगे तो आसानी रहेगी। तो तुम्हारे पास एक इक्वेशन आ गई कि पी वी नॉट की वैल्यू कितनी आ गई, 140 आ गई, और पी ए नॉट माइनस पी वी नॉट की वैल्यू आ गई कितनी, 120 आ गई, तो पी ए नॉट की वैल्यू कितनी आ गई, 260 आ गई। और तुम्हें निकालना क्या था, लिमिटिंग वैल्यू निकालनी थी एक्स ए टेंस टू 1 की, पी ए अपॉन एक्स ए की। तो पी ए अपॉन एक्स ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 260 आ जाएगी, क्योंकि उस टाइम पे क्या होगा, केवल क्या बचेगा, एक्सटेंडिंग टू 1 होगा तो क्या होगा, केवल और केवल क्या बचेगा, ए ही बचेगा, तो 260 आंसर हो जाएगा। सिंपल सा सवाल था, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक। आगे बात करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की, ठीक है। बात समझ में आ रही होगी, अब तो स्लो कर दिया यार बहुत। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है, कलेक्शन पे या नंबर पे डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड करती है, कलेक्शन पे या नंबर पे। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टी विच डिपेंड entirely upon the number of particles of solute dissolved in a known volume of given solvent and not on the nature of the solute। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड कर रही है, नंबर पे या कलेक्शन पे डिपेंड कर रही है, नेचर पे डिपेंड नहीं कर रही है। किसके, सॉल्यूट के। प्रॉपर्टी किसकी है, सॉल्वेंट की। डिपेंड किस पे कर रही है, सॉल्यूट पे। किस पे कर रही है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। सॉल्यूट के नेचर पे डिपेंड नहीं करती। सॉल्यूट इज इनवेरेबली टेकन एज नॉन वोलेटाइल। सॉल्यूट हमेशा हम कैसा लेंगे, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लेंगे। सोल्यूशन इज टेकन एज वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन। तो हम वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन का मतलब ये है कि हम राउल्ट लॉ जब चाहें अपनी खुशी से लगा सकते हैं। सोल्यूशन कैसा होगा, आइडियली बिहेव करेगा और राउल्ट लॉ हम अपनी खुशी से लगा सकते हैं। तो हमें 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी करनी है, कौन कौन सी, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। तो सबसे पहले देख लेते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में क्या होगा कि मान लिया कि हमने एक कंटेनर लिया, उसमें वेपर मतलब अपना लिक्विड भरा हुआ था, उसका कुछ इक्विलिब्रियम होगा उस टाइम पे। अब हमने क्या किया, ऊपर से नमक छिड़क दिया, क्या डाल दिया, सॉल्ट डाल दिया, यानी नॉन वोलेटाइल पार्टिकल डाले। नॉन वोलेटाइल पार्टिकल डालने से क्या होगा, जो स्केपिंग टेंडेंसी है वो कम हो जाएगी। तो इसमें यही लिखा हुआ, व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिसॉल्व इन अ लिक्विड द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन बिकम्स लोअर देन द प्योर सॉल्वेंट। तो प्योर सॉल्वेंट थोड़ा कम हो जाएगा। तो फ्रॉम राउट हम क्या लिख सकते हैं, पी ए इज इक्वल टू एक्स ए पी ए नॉट। तो दोनों तरफ से हमने क्या किया, पी ए माइनस कर दिया, तो पी ए नॉट माइनस पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट 1 माइनस एक्स ए आ गया। तो इसे पी ए नॉट इंटू एक्स भी लिख दिया। तो ये क्या आ गया, लोअर इन वेपर प्रेशर। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स ए
पी ए नॉट माइनस पी ए अपॉन पी ए नॉट इज इक्वल टू एक्स बी, तो ये क्या हो जाएगा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और इसे हम लिखते हैं एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी के बराबर, और डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए एन ए कैसा होगा बहुत ज़्यादा होगा किससे एन बी से, तो एन ए प्लस एन बी को हम एन ए फिर से लिख सकते हैं, तो पी ए नॉट माइनस पी ए अपॉन पी ए नॉट की वैल्यू आ जाएगी एन बी अपॉन एन ए, ये लेकिन एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं है इसका, ये एग्जैक्ट डेरिवेशन नहीं है। ठीक, एग्जैक्ट के लिए क्या करेंगे पी ए नॉट माइनस पी ए अपॉन पी ए कर देंगे, ये एग्जैक्ट है, इसका डेरिवेशन करके दिखा दें, चलो कर देते हैं कोई दिक्कत नहीं है, तो फटाफट से कर देते हैं। तो क्या था कि पी ए नॉट माइनस पी ए अपॉन पी ए नॉट था इज इक्वल टू था एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, इसे इन्वर्स कर लिया तो ये ऐसे आ गया, ठीक है, एन ए प्लस एन बी अपॉन एन ए एन बी, तो ये हो गया एन ए अपॉन एन बी प्लस वन, तो ये हो गया पी ए नॉट अपॉन पी ए नॉट माइनस पी ए, वन इधर माइनस हो गया आके, ठीक, तो ये बचा क्या ऊपर बचा पी ए, नीचे बच गया क्या पी ए नॉट अपॉन माइनस पी ए एन ए अपॉन एन बी, इसे रेसिप्रोकल कर दिया फिर से, तो क्या बन गया पी ए नॉट माइनस पी ए डिवाइडेड बाई पी ए इज इक्वल्स टू एन बी अपॉन एन ए, ये बन गया, ठीक है, तो ये डेरिव करके दिखा दिया, ये एग्जैक्ट है। अब देखो ये पूछा तुमसे एग्जैक्ट वाला कौन सा होगा, एग्जैक्ट होगा पी ए नॉट माइनस पी नॉट नीचे, वो तो एग्जैक्ट हो नहीं सकता, तो केवल एक में पी एस नीचे है, तो यही हो गया आंसर सी। देखा सिंपल सवाल था, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा, है ना। ऐसा सवाल आता है पेपर में, मतलब इतना सवाल को सर आपने बनाया इसलिए ऐसा हो गया, ऐसा नहीं, ऐसा आता है। अब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से पहले हमें क्या पता होनी चाहिए, हमें बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इट इज द टेम्परेचर व्हेन द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जब वेपर प्रेशर क्या हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, तो हम कहेंगे उस टाइम पे बॉइलिंग हो रही है। तो जब हमने क्या किया कि हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला, तो हमने क्या किया वेपर प्रेशर को कम कर दिया, सिंपल लॉजिक समझो, हमने क्या किया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल के वेपर प्रेशर को क्या कर दिया कम कर दिया। अब वेपर प्रेशर को कम किया तो हमें ज़्यादा टेम्परेचर तक हीट करना पड़ेगा टू जनरेट द सेम अमाउंट ऑफ वेपर्स। बोलो, जब वेपर प्रेशर कम हुआ तो हमें टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा ना हीट करके, कि भाई ज़्यादा वेपर तभी निकलेंगे जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा, जिससे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। तो क्या होगा उस समय पे बॉइलिंग पॉइंट क्या महसूस होगा, ज़्यादा टेम्परेचर पे सेम अमाउंट ऑफ वेपर निकल रहे, तो हम कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया बढ़ गया। तो अंग्रेजी में देख लो, इसे लिख दिया क्या कि when we have added non-volatile impurity due to which the lowering of vapor pressure have occurred, so the solution must be heated to a higher temperature to make equal to the atmospheric pressure the vapor pressure। तो टीवी नॉट हमने लिख दिया क्या है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, तो डेल्टा टीवी लिख दिया मोलैलिटी के प्रोपोर्शन, क्यों मोलैलिटी इसलिए यूज की क्योंकि मोलैलिटी जो होती है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है फॉर अ गिवन रेंज ऑफ टेम्परेचर, एब्सोल्युटली नहीं होती, लेकिन फॉर अ गिवन रेंज ऑफ टेम्परेचर तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है। ठीक, तो डेल्टा टीवी की वैल्यू किसकी आ गई, कितनी आ गई एम के प्रोपोर्शनल आ गई, तो डेल्टा टीवी इज इक्वल टू के बी इंटू एम, के बी इज कॉल्ड द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट विच इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉल्वेंट, और के बी की वैल्यू आ गई क्या, के बी क्या एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट है। तो डेल्टा टीवी किसके बराबर हो गया, टीवी माइनस टीवी नॉट के बराबर हो गया। ठीक, तो के बी की वैल्यू आ गई आर टीवी नॉट अपॉन 100,000 एलवी, एलवी इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, और एलवी की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे एच वी यानी एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन अपॉन मोलर मास से निकाल लेंगे। ठीक है, ऐसे के बी की वैल्यू हम क्या लिख देंगे आर टी वी नॉट इंटू मोलैलिटी अपॉन एच वी लिख दिया, और ये सिंपल फार्मूला लिख दिया। ये फार्मूला दोनों ध्यान रखना भाई, इंपॉर्टेंट है, आजकल ये पूछे जा रहा है, तो इसे ध्यान से रखना। ठीक, तो अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, ग्राफ में देखो क्या करेंगे भाई, जो सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का ग्राफ अगर हमें पता करना हो तो हम क्या करेंगे, जो पहले 1 एटमॉस्फेयर पे पहुंच गया वो क्या था सॉल्वेंट था, और जो देर में पहुंचा वो क्या है सॉल्यूट, तो जो T2 है वो ग्रेटर देन किससे है T1 से। ठीक, तो बॉइलिंग पॉइंट किसका सोल्यूशन का ज़्यादा होगा, तो सिंपल सा ग्राफ है, ये बन गया आसानी से। अब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से पहले फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन मैं बता रहा हूँ, वो ध्यान से सुनना, क्योंकि पता नहीं तुमने आती थी या नहीं आती थी, कमेंट करके जरूर बताएं कि फ्रीजिंग पॉइंट डेफिनेशन पता थी या नहीं पता थी। एट फ्रीजिंग पॉइंट द लिक्विड of the liquid there exists an equilibrium between the solid and the liquid phase such that the vapor pressure of the solid phase and the liquid phase are equal। फ्रीजिंग पॉइंट पे क्या होता है कि एक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है जिसमें जो
वेपर प्रेशर सॉलिड और लिक्विड होता है वो क्या होता है, इक्वल हो जाता है, तब उसे क्या कहते हैं कि वो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट आ गया। ठीक, अब जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला जाता है तो एस्केपिंग टेंडेंसी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की लिक्विड टू सॉलिड क्या होती है, वो कम हो जाती है, जबकि सॉलिड टू लिक्विड बढ़ी रहती है। तो हम उस टेंडेंसी को कम करने के लिए क्या करते हैं, टेम्परेचर को लोअर करना शुरू करते हैं, क्योंकि वेपर प्रेशर तो किसका कम होगा, जब हमने डाला तो लिक्विड का कम होगा। तो लेकिन सॉलिड से लिक्विड आने की तरफ से वेपर प्रेशर तो कम हुआ नहीं, तो वो रिएक्शन चलती रही। तो बैक इसे फॉरवर्ड जाने से रोकने के लिए क्या करेंगे, हम इसमें टेम्परेचर को कम करेंगे, तो क्या होगा, जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो लोअर हो जाएगा। तो इसे डेल्टा टी एफ को मोलैलिटी लिख देंगे प्रोपोर्शनल। ठीक है, और डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम हो जाएगा। के एफ को मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट कहेंगे, और के एफ की वैल्यू जो हो जाएगी वो आर टी एफ नॉट स्क्वायर अपॉन 1000 एल एफ हो जाएगी, जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। एल एफ की वैल्यू एच एफ अपॉन एम लिख देंगे। तो प्योर सॉल्वेंट में अब जब सोल्यूशन होता है तो उसमें सोल्यूट कभी भी फ्रीज नहीं करता है, ध्यान रखना। केवल क्या फ्रीज करेगा, सॉल्वेंट फ्रीज करेगा, ये बात ध्यान रखना। सॉल्वेंट ही फ्रीज करता है, NaCl डाल के तुम बर्फ जमाओ तो Na थोड़ी फ्रीज करेगा, क्या करेगा, वाटर फ्रीज करेगा ना। तो ये ग्राफ भी बिल्कुल सीधा सीधा है कि डे टिप ऑफ क्यों होता है, क्योंकि यहाँ से फ्रीजिंग शुरू हुई, उस टाइम पे वेपर प्रेशर सडनली डिप कर जाएगा। ठीक, और सॉल्यूशन देर में होगा। अब ऑस्मोसिस क्या होती है, ऑस्मोसिस इज सेलेक्टिव पैसेज ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू ए कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन से कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन की तरफ सॉल्वेंट पार्टिकल के मूवमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। अब डाइल्यूट सॉल्यूशन कह रहे हैं तो कई लोग कहते हैं सर सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन में सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, यानी कि सॉल्यूट ज़्यादा है। ठीक है, डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब जिसमें सॉल्यूट कम है, सॉल्वेंट ज़्यादा है। तो ऐसा मत कहना सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन जहाँ ज़्यादा ना, सिंपल याद रखो कि डाइल्यूट सॉल्यूशन से कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन की तरफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से जो पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं उसे हम कहते हैं ऑस्मोसिस। और उस ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जितना ऑस्मोटिक प्रेशर लगाना पड़ता, जितना प्रेशर लगाना पड़ता है उस ऑस्मोसिस को रोकने के लिए, उसे हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक, तो लॉज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, लॉज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर है बॉयल्स वॉन्ट ऑफ लॉ, पाई प्रोपोर्शनल टू सी। तो पाई को हम लिख देंगे प्रोपोर्शनल एन अपॉन वी। ठीक, चार्ल्स वॉन्ट ऑफ लॉ क्या है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट कंसंट्रेशन पाई इज प्रोपोर्शनल टू टी। तो पाई इज इक्वल टू क्या हो जाता है, सी टी। ठीक, तो पाई इक्वल टू क्या हो गया, सी आर टी, या इसे सी एस टी भी लिख सकते हैं। लिमिटेशंस क्या, इट इज वैलिड ओनली फॉर नॉन वोलेटाइल सोल्यूशन। नॉन वोलेटाइल के लिए सोल्यूशन एसोसिएशन और डिसोसिएशन नहीं होना चाहिए। इफ द सोल्यूशन इज हाईली कंसंट्रेट और टेम्परेचर इज वेरी हाई देन द इक्वेशन इज नॉट ट्रूली वैलिड। आइसोटोनिक सोल्यूशन वो होते हैं जिनमें का ऑस्मोटिक प्रेशर कैसा होता है, सेम होता है। जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होने हम क्या कहते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस कहते हैं। तो इसके लिए पाई वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई टू हो जाएगा। अब जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है उन्हें कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है उन्हें क्या कहते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। यानी ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा नहीं, कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। जो सॉल्वेंट का जो पैसेज होगा सॉल्वेंट पार्टिकल का वो कहाँ से होगा, हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक की तरफ होगा। ये 2023 में ऐसा सवाल पूछा गया है। अब एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में सोल्यूट, भाई हमने मान रहे थे अभी तक सोल्यूट क्या होगा, ना तो एसोसिएट होगा ना डिसोसिएट होगा और ना कुछ और होगा। लेकिन असल में तो सोल्यूट एसोसिएट भी हो सकता है और डिसोसिएट भी हो सकता है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल क्या होंगे, जैसे एसोसिएशन या डिसोसिएशन होगा नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज हो जाएंगे। तो उसके लिए वांट ऑफ फैक्टर डिफाइन करते हैं। वांट ऑफ को नोबेल प्राइज मिला था, ध्यान रखना। तो वांट ऑफ फैक्टर आई किसके बराबर होगा, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, यानी जो एक्चुअल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज दिख रही है अपॉन थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं वो मोलर मास के कैसे होती हैं, सॉल्यूट के मोलर मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। इसलिए जब आई लिखते हैं तो नॉर्मल मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व मोलर मास लिखते हैं। जब प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं तो क्या लिख रहे हैं, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज अपॉन थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। लेकिन जब मास में लिख रहे हैं तो उल्टा लिख रहे हैं, क्योंकि सॉल्यूट के मोलर मास हमेशा कैसे इनवर्स प्रोपोर्शन में आता है। तो अगर डिग्री ऑफ एसोसिएशन की बात करें तो Na मान लिया Na था भाई, वो एन में कन्वर्ट हो गया तो एसोसिएट हुआ, तो हमने डिग्री ऑफ एसोसिएशन इसकी मान ली अल्फा है तो वो अल्फा वाई एन बन गया। तो आई किसके बराबर हो गया, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा वाई एन, क्योंकि वो सारे जितने पार्टिकल बने उन सबको काउंट कर लिया, वो इनिशियली कितने थे 1। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में 1 0 हो गया, 1 माइनस अल्फा एन अल्फा, तो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा, तो इससे आई की वैल्यू निकल आएगी। अब सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हम क्या करेंगे, आई का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू आई एक्स बी, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम। और आई का यूज हमेशा करेंगे, आई की वैल्यू हमेशा याद रखो कि करनी ही करनी है। 1 लगा दो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन करनी तो है ही। ठीक, अब जैसे ये क्वेश्चन आया, ये सवाल क्या कह रहा है, ये सवाल कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस विल हैव मैक्सिमम लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एट 300 केल्विन। अब तो मैं इसमें कोई गणित नहीं लगानी, इसके लिए आई की वैल्यू देखो, आई की वैल्यू कितनी है 2, इसके लिए आई की वैल्यू कितनी है 3, कितने आइंस में टूटा BaCl2 3 आइंस में। सुक्रोज के लिए आई की वैल्यू 1, क्योंकि सुक्रोज तो ब्रेक ही नहीं होता, फिनॉल के लिए भी 1। तो जिसके लिए आई सबसे ज़्यादा उसके लिए क्या होगा,
उसके लिए क्या होगा, उसके लिए लोअरिंग भी सबसे ज़्यादा होगी। तो ये सिंपल सा सवाल था, आसानी से हो जाना चाहिए। अगला क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा था वांट ऑफ फैक्टर ऑफ आई 0.1 मोलर LaNO3 होल थ्राइस इज फाउंड टू बी 2.74 द परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ द सॉल्ट। अब देखो La जो था वो डिसोसिएट कितना होगा, उसे एक्चुअली होना चाहिए था La+3 में, लेंथेना में, और NO3 3 माइनस में, 3NO3 माइनस में होना चाहिए था। तो इसकी वैल्यू अगर हम 0.1 तो रहने देते थे हम, t इक्वल टू 0 पे क्या लिख लें 1, 0 0 हो रहा, तो t इक्वल टू टी पे कितना आना चाहिए था 1 माइनस अल्फा, ये अल्फा और ये 3 अल्फा। अब कह रहा है 1 माइनस अल्फा प्लस 3 अल्फा की वैल्यू जो है वो 2.4 है, 74 है। तो ये कितना हो गया, 3 अल्फा की वैल्यू आ गई 1.74, तो अल्फा की वैल्यू आ गई कितनी 1.74 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 100, परसेंटेज हमें निकालना था। तो ये आ गया 174/3, तो 3 पचे 15, 3 और 24, तो 58% आंसर आ जाएगा। सिंपल सा सवाल है, कोई मुश्किल इसमें नहीं आनी चाहिए, है ना, आसानी से लग जाएगा, धीरे तसल्ली से लगाओगे लगेगा सवाल, ठीक है, तो धीरे धीरे लग जाएगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। अब कंडेंसेशन ऑफ वेपर्स का सवाल जनरली एडवांस में आता है, लेकिन फिर भी हम लोग देख लेते हैं कि कैसे करेंगे। हमने क्या किया, हमने मान लिया कि एक हमारे पास ये बेसिकली प्यूरिफिकेशन टेक्निक है। क्या है, प्यूरिफिकेशन टेक्निक है। प्यूरिफिकेशन में क्या करता है, रिकंडेंसेशन करते जाते हैं। मान लो हमें एक मिक्सचर दे दिया, उससे हमने क्या किया कि हमें धीरे धीरे एक कंपोनेंट का हमें कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना है, दूसरे को छोड़ते जाना है। तो हमने मान लिया कि हमारे पास दो कंपोनेंट थे, क्या, XA और XB थे, इसका PA0 और PB0 था। तो इनका वेपर फेज में क्या होगा, वेपर फेज में जो मोल फ्रैक्शन आएगा YA और YB आ जाएगा। हमने इन वेपर्स को क्या किया, कंडेंस करा लिया। कंडेंस करा के जो अब ये लिक्विड हो गए, तो इनका जो मोल फ्रैक्शन आएगा वो जो पहले गैस फेज में था, अभी वो किस में आ जाएगा, लिक्विड फेज में आ जाएगा। फिर इससे जो वेपर बने वो ZA ZB बने, फिर उन्हें कंडेंस करा लिया। ऐसे इनफाइनाइट बार करेंगे तो क्या होगा, जो ज़्यादा वोलेटाइल कंपोनेंट होगा वो हर बार रिच होता जाएगा, और जो कम वोलेटाइल कंपोनेंट है वो खत्म होता जाएगा। तो पीटी की वैल्यू इसके लिए क्या लिखेंगे, XAPA0 प्लस XBPV0, YA की वैल्यू XAPA0 अपॉन PT और YB की वैल्यू XBPV0 अपॉन PT। तो इसे PT प्राइम लिख देंगे, क्या, YAPA0, क्योंकि अब क्या YA और YB इसके लिए क्या हो गए, लिक्विड में हो गए, तो YAPA0 प्लस YBPV0, और ZA की वैल्यू क्या लिख देंगे, YAPA0 अपॉन PT प्राइम, और ZB की वैल्यू लिख देंगे क्या, YBPV0 अपॉन PT प्राइम। इसी तरह से P डबल T प्राइम लिख देंगे, तो डबल प्राइम लिख देंगे, तो उससे भी आंसर आ जाएगा, सिंपल। अब इसमें जो सबसे ज़्यादा लोगों का कन्फ्यूज़न होता है कि सर आप एजियोट्रोप बहुत तेज़ी से पढ़ा देते हैं, एजियोट्रोप का कोई सवाल नहीं आएगा पेपर में, जितना पढ़ा दिया जितना कॉपी में लिखा उसी से आएगा, आई कैन बेट ऑन दिस, ठीक है। इससे कुछ कठिन सवाल नहीं आता, ज़बरदस्ती एजियोट्रोप को ज़्यादा पढ़ने से केवल कन्फ्यूज़न बढ़ता है, ठीक, और कुछ नहीं होता। मैं बिल्कुल एकदम एडवांस तक की बात कर रहा हूँ, मेंस तक की नहीं, एडवांस तक की बात कर रहा हूँ। एजियोट्रोप क्या होते हैं, एजियोट्रोप होते हैं कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स। कैसे होते हैं, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स होते हैं। एजियोट्रोप दो तरह के होते हैं, कौन कौन से, सिंपल बात है, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर मतलब जो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे पूरे के पूरे इवेपोरेट हो जाए। तो दो तरह के होते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। एजियोट्रोप कौन बना पाएगा, एजियोट्रोप केवल नॉन आइडियल सोल्यूशन ही बना पाएंगे, तो नॉन आइडियल सोल्यूशन ही केवल एजियोट्रोप बना पाएंगे और कोई नहीं बना पाएगा। तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप क्या होगा, एट अ सर्टेन कंपोजिशन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट कंपोजिशन मिक्सचर विल बी लोअर देन दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट एंड प्योर सोल्यूट। प्योर सॉल्वेंट A और B से ज़्यादा कम हो जाएगा तो क्या होगा, वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप होगा। तो जब बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो क्या होगा, वेपर प्रेशर उस टाइम पे ज़्यादा हो जाएगा। वेपर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो PA0 और PB0 से दोनों से किसी जेड पॉइंट पे क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा आ जाएगा, और उस टाइम पे बॉइलिंग पॉइंट क्या आ जाएगा, कम आ जाएगा। इसी तरह से मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप क्या होगा, अच्छा जो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप होंगे वो कैसे बनाएंगे, वो निगेटिव, वो पॉजिटिव डेविएशन वाले सोल्यूशन बनाएंगे। कौन से बनाएंगे, पॉजिटिव डेविएशन चाहिए होगा इनके लिए, ठीक, तभी पेपर प्रेशर ज़्यादा आ पाएगा। और नेगेटिव मिनिमम मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप बनाना है तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप के लिए क्या होगा, प्रेशर कैसा होगा, मिनिमम होगा, प्रेशर मिनिमम होगा, यहाँ पे जेड मिनिमम हो पाएगा हमारा। तो क्या होगा, जो नेगेटिव डेविएशन शो करना है वही मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप बनाएंगे, क्योंकि जब वेपर प्रेशर कम हो जाएगा तो क्या होगा, TA0 और TB0 की वैल्यू मैक्सिमम आएगी। इतना ही सीखना है एजियोट्रोप के बारे में, इससे ज़्यादा नहीं सीखना। मेरी बात पे भरोसा रखो, मैं बिल्कुल कम तो नहीं पढ़ाता, कैसे भी जो तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है वो सारी बात करता हूँ, है ना। चलो, तो अब ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म हुआ, इसके हम लोग PYQs भी करेंगे आराम से, कोई टेंशन की बात नहीं है, रिलैक्स होके बैठो, रिवाइज करो अच्छे से, कल के वीडियो में हम लोग इसका सोल्यूशन कर लेंगे, ठीक है।
और कोशिश कर रहे हैं कि अब फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें, अगले 10 दिन के अंदर सारा ही पढ़ा देंगे, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी वीडियोस की, ठीक है। चलो मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखो अपना और बहुत सारी पढ़ाई करते रहो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है और ज़्यादातर लोगों तक भेजना है यार, हम लोग 10,000 पहुँच नहीं पाए, न्यू ईयर आने वाला है ना। चलो देख देख लो तुम लोग, चलो बाय बाय, टेक केयर।